चलो फिर ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चंस लिखते हैं फूरियर सीरीज के। सो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज find exponential coefficient Cn for signal xt. Okay, what is xt? Signal xt is periodic impulse train summation delta t minus n t naught, range of n minus infinite to infinite. तो इस सिग्नल के लिए क्या कैलकुलेट करना है? एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट Cn। ठीक है, पहला काम, सबसे पहले वेव फॉर्म ड्रॉ करो। सो वी हैव टू ड्रॉ सिग्नल xt विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो लेट अस ड्रॉ xt। xt को ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n के वैल्यूज़ को पुट करते हैं, कुछ टर्म्स लिखते हैं। सपोज n इक्वल टू 0, देन फंक्शन विल बी डेल्टा t. So what will be the location of delta t at origin? Now let us put n equal to 1. For n equal to 1, term will be delta t minus t naught. So location of impulse will be t naught. For n equal to 2, next term will be delta t minus 2t naught. For delta t minus 2t naught, impulse will be located at t naught. So impulse are going to be repeated in the LHS also and in the RHS also. In the LHS locations are minus t naught, minus 2t naught and so on. ओके, तो ये जो वेव फॉर्म है, ये वही वेव फॉर्म है जो डिरिक्लेट कंडीशन को वायलेट करता है, बट स्टिल हम लोग क्या लिख सकते हैं, फूरियर सीरीज। ओके, इस सिग्नल के लिए क्या कैलकुलेट करना है, एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट Cn। What is the formula? 1 by t naught integration minus t naught by 2 to t naught by 2 xt e की पावर माइनस j n omega naught t dt. So this is the range minus t naught by 2 to t naught by 2. Okay, माइनस टी नॉट बाई 2 से टी नॉट बाई 2 में सिग्नल xt को आप किससे रिप्लेस करेंगे, डेल्टा टी से। इन दिस रेंज सिग्नल xt विल बी इक्वल टू डेल्टा टी। सो लेट अस रिप्लेस सिग्नल xt विद डेल्टा टी। माइनस टी नॉट बाई 2 टू टी नॉट बाई 2 e की पावर माइनस j n ओमेगा नॉट t dt। ठीक है, अच्छा, अभी ये जो आपने देखा है, इसमें इम्पल्स का प्रॉपर्टी यूज़ करो। आपको याद होगा इम्पल्स का इंटीग्रेशन वाला एक प्रॉपर्टी आपने लिखा था। प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है, इंटीग्रेशन के रेंज में इम्पल्स है तो इम्पल्स का लोकेशन फाइंड आउट करो और उस लोकेशन को उससे मल्टीप्लाइड फंक्शन में पुट करो। जो फंक्शन वैल्यू आएगा वो इस ब्रैकेट वाले इंटीग्रेशन का रिज़ल्ट है। ओके, तो मैं रिज़ल्ट क्या लिखूँगा, 1 बाई टी नॉट इंटू ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट, टी को किससे रिप्लेस करूँगा, 0 से। थोड़ा बड़े फॉन्ट में लिख देता हूँ, ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी को किससे रिप्लेस करूँगा, 0 से। 1 बाई टी नॉट इंटू ई की पावर 0। ई की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो व्हाट इज़ द आंसर, आंसर इज़ 1 बाई टी नॉट। तो हमने कैलकुलेट किया, इस सिग्नल के लिए एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट कितना आया, 1 बाई टी नॉट। वैसे ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, अगर ड्रॉ करोगे तो Cn डिस्क्रीट टाइम में DC सिग्नल है, क्योंकि 1 बाई टी नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है। इट मीन्स फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ n Cn विल बी
1 by T naught. So all these samples in Cn will have amplitude of 1 by T naught. तो Cn के वेव फॉर्म में जितने भी सैम्पल्स हैं सबका एम्पलीट्यूड मैं क्या लिखूँगा 1 बाई टी नॉट। ठीक है आदित्य बेटा, योर आंसर इज करेक्ट। अच्छा अब इसके बाद एक बार देखता हूँ क्या बताऊँ मैं। ओके चलो अब आप कुछ कैलकुलेशंस थोड़ा वर्कबुक से भी कर लो। वर्कबुक के कुछ क्वेश्चंस जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड हैं वो मैं अभी सॉल्व करवा रहा हूँ। जैसे चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, फॉर एक्स ऑफ टी एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट इज सी के एंड सी के इज इक्वल टू 1/3 की पावर के फॉर के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर के लेस देन 0 फॉर सिग्नल एक्स टी fundamental time period is 2 and what we have to do, we have to calculate xt at t equal to 0। तो हमें करना क्या है, xt कैलकुलेट करना है t equal to 0 पर। ठीक है ओके तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह सॉल्व करना। आप ये बताओ सी के गिवन है या फिर सी एन गिवन है तो एक्स टी के रिकवरी का फॉर्मूला क्या है। वही फॉर्मूला है जो फूरियर सीरीज में आपने लिखा है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिकवरी ऑफ सिग्नल एक्स टी और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नल एक्स टी इफ़ सी एन इज़ गिवन। अगर सी एन गिवन है तो सी एन को इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में पुट करो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा एक्स टी। तो मैं वही फॉर्मूला यूज़ करूँगा। सो फॉर एक्स टी फॉर्मूला फॉर फूरियर सीरीज इज समेशन सी एन ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी रेंज ऑफ एन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट। हमें कंप्लीट कैलकुलेशन करना नहीं है, हमें एक्स टी चाहिए किधर t इक्वल टू 0 पर। तो इसी एक्सप्रेशन में t को क्या पुट करो 0। तो आप क्या लिखते x ऑफ 0 विल बी इक्वल टू समेशन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट सी एन इंटू ई की पावर 0। आप t को 0 पुट करेंगे तो इधर क्या लिखते e की पावर 0। e की पावर 0 कितना होता है 1। ओके यहाँ सी एन के जगह वेरिएबल क्या यूज़ करना है k। तो सी एन के जगह वेरिएबल क्या लिखना पड़ेगा k। सी एन के जगह वेरिएबल यूज़ करना है k। ओके तो बस केवल n की जगह k यूज़ करना है, तो आपने इस फॉर्म में लिख दिया। ओके अब आपने देखा सी के कहाँ से स्टार्ट हो रहा है k इक्वल टू 0 से। तो समेशन में रेंज क्या लिखूँगा 0 टू इन्फानाइट। इन दिस रेंज सी के इज़ 1/3 की पावर k। ऐसे ही लिखता 1/3 की पावर k के वैल्यूज़ को पुट करके एक्सपेंड करो। फॉर k इक्वल टू 0 फर्स्ट टर्म इज़ 1, फॉर k इक्वल टू 1 नेक्स्ट टर्म इज़ 1/3, देन 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। दिस इज रिप्रेजेंटिंग इन्फानाइट टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन and for infinite term geometric progression will be result will be first term upon 1 minus ratio। ये जो आप देख रहे हैं ये इन्फानाइट टर्म्स वाला जीपी है और इन्फानाइट टर्म्स वाले जीपी का रिजल्ट आप क्या लिखते हैं फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस रेशियो। सो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म इन द एक्सपेंशन 1 अपॉन 1 माइनस रेशियो।
सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो रेशो मिलेगा, तो रेशो कितना आया 1/3। तो आप क्या लिखते 1/2/3, तो आंसर क्या लिखता 3/2। 3/2 का मतलब कितना 1.5। Nikki beta, your answer is correct. Aditya, your answer is also correct. Answer is 1.5। अच्छा, अब इन सब के बाद इन सब से थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लिखते हैं। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन trigonometrical and exponential coefficients an, bn and cn। ओके, तो an, bn और cn में रिलेशनशिप भी है, वह भी लिखना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कुछ ऐसा है, राइट डाउन रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स an, bn and cn। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल कोएफिशिएंट्स एंड एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट। an bn क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल कोएफिशिएंट्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन में आपने लिखे हैं, एंड व्हाट cn इज रिप्रेजेंटिंग एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट। फर्स्ट रिलेशनशिप इज c नॉट इज इक्वल टू a नॉट and they are representing DC or average value of signal। What is the formula? 1/T naught integration over T naught xt dt। अगर आपको याद हो तो आपने थोड़ी देर पहले एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट Cn के कैलकुलेशन का फॉर्मूला लिखा था। आपने Cn का फॉर्मूला क्या लिखा था 1/T नॉट इंटीग्रेशन ओवर T नॉट xt इंटू e की पावर माइनस जे n ओमेगा नॉट टी dt। ये फार्मूला किसका है, एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट Cn का। मान लो Cn से मुझे C नॉट चाहिए। अब अगर C नॉट चाहिए तो मैं इसी फार्मूले में n को क्या पुट करूँगा 0, तो मैं C0 क्या लिखता 1/T नॉट इंटीग्रेशन ओवर T नॉट xt dt, यही तो लिखता, क्योंकि जब आप n को 0 पुट करते तो e का पावर 0 आता, e का पावर 0 फिर से कितना 1। अब ये जो आप देख रहे हो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, DC और एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल xt, और आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन में a नॉट लिखा था। एक बार देखो आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन में a नॉट लिखा था, एक बार फॉर्मूला देख लो। a नॉट आपने यही तो लिखा है ना, a नॉट इज DC और एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन का a नॉट और एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन का C नॉट, ये दोनों इक्वल होते हैं और दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, DC और एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल xt। ओके, नेक्स्ट रिलेशनशिप इज Cn is related to Cn is related to an and bn with this relationship 1/2 an minus j bn। Then an is related to Cn with this relationship, an is equal to Cn plus C of minus n। ठीक है, and bn is equal to j इंटू Cn माइनस C ऑफ माइनस n। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन लिखता हूँ।
ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसमें कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है। क्वेश्चन इज द फूरियर सीरीज expansion of a signal xt is, for signal xt expansion is already given and it is equal to summation minus infinite to infinite 5/4 plus 6 n pi whole square into e की पावर j n pi t। ठीक है, ओके। करना क्या है? फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट फंडामेंटल टाइम पीरियड t नॉट। सेकेंड पार्ट if a naught cos 6 pi t is a term in the expansion of signal xt, then calculate the value of a naught. Then calculate the value of a naught. And third part of question is repeat part 2 for a naught sin 6 pi t। तो इस क्वेश्चन में 3 कैलकुलेशंस करने हैं और क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज एक्सपेंशन। ओके, चलो अब इसको सॉल्व करना है तो कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे। जनरली क्या होता है कि ये जो ए एन बी एन सी एन वाला रिलेशनशिप है, ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली नहीं आता है। मतलब इस पर बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं दिखेगा कि लाइक सी एन आपके सामने गिवन है और ये क्वेश्चन में पूछा जाए कैलकुलेट ए एन एंड बी एन। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको नहीं दिखेंगे। आपको अगर ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन है जिसको अगर हम लोग ए एन बी एन सी एन के रिलेशनशिप से सॉल्व करें तो वो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर ए एन बी एन सी एन का रिलेशनशिप यूज़ करना चाहिए। जैसे मैं यूज़ करके बताता हूँ। सिंस this is representing exponential Fourier series, so this term is nothing but exponential coefficient Cn, and this term is representing fundamental frequency omega naught, because we can write expansion in this form summation Cn e की पावर j n omega naught t। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है यही तो एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज है। अब अगर आप कंपेयर करें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सी एन, और ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है? पाई। तो आपने पहले 2 टर्म्स लिख दिए, वो 2 टर्म्स क्या है? ओमेगा नॉट इज़ हाउ मच? पाई रेडियन पर सेकेंड, एंड एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट सी एन कितना है? 5/4 प्लस 6 n पाई होल स्क्वायर। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है। ओमेगा नॉट तो मालूम है, तो टी नॉट तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट से। तो टाइम पीरियड कितना आएगा? 2 सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट के कैलकुलेशन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। आदित्य बेटा, प्लीज़ आस्क योर डाउट आफ्टर द क्लास। ओके, आप कहीं मिस्टेक कर रहे हो तो आपने क्या मिस्टेक किया है क्लास के बाद पूछना।
चलो अच्छा, फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है। फर्स्ट पार्ट में टी नॉट कैलकुलेट करना है। आपने 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट से कैलकुलेट किया, 2 पाई अपॉन पाई, आंसर कितना आया 2 सेकेंड। सेकेंड पार्ट अच्छे से देखो क्या लिखा गया है। इफ़ ए नॉट कॉस 6 पाई टी इज ए टर्म इन द फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एक्स टी, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए नॉट। तो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन में एक टर्म है ए नॉट कॉस 6 पाई टी का, तो बताना ए नॉट कितना है। अब आप खुद सोचो कि आखिर किस एक्सपेंशन में कॉस वाला टर्म दिखता है, तो इस तरह सोचना है। तो किस में दिखता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन में। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन में कॉस वाला टर्म आप क्या लिखते हैं? ये स्टैंडर्ड कॉस टर्म है। इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन टर्म क्या लिखते हो? ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी, ठीक है। सो स्टैंडर्ड कॉस टर्म इन द ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन इज ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी। तो अब मैं क्या करूँगा? ए नॉट कॉस 6 पाई टी को स्टैंडर्ड कॉस टर्म से कंपेयर करूँगा, ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी। कंपेयर करते हैं। ओके, ओमेगा नॉट की वैल्यू मालूम है। ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है? पाई। ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है? पाई। तो मैं ओमेगा नॉट को क्या पुट कर दूंगा? पाई। देख लो ओमेगा नॉट कितना है? पाई। तो मैंने यहाँ पर ओमेगा नॉट को क्या पुट कर दिया? पाई। अब आप क्या करो? इन दोनों को कंपेयर करो। दोनों को कंपेयर करोगे तो n का वैल्यू मिलेगा। यहाँ n किसके इक्वल आया? 6 के इक्वल आया। तो कंपैरिजन से n की वैल्यू कितनी है? 6। मतलब सेकेंड पार्ट में, ये जो सेकेंड पार्ट है इसमें ए नॉट किसके इक्वल है? A6 के। मतलब अगर आपको ए नॉट चाहिए तो किसे कैलकुलेट करना होगा? A6 को। अच्छा, अब A6 चाहिए तो पहले क्या कैलकुलेट करो? AN। अब अगर A6 चाहिए तो पहले क्या कैलकुलेट करोगे? AN। फिर जब AN कैलकुलेट हो जाएगा तो N को क्या पुट कर देना? 6। अच्छा, AN CN से कैसे रिलेटेड है? आपने फॉर्मूला लिखा था, AN इज इक्वल टू CN प्लस C ऑफ माइनस N। अब आप थोड़ा CN को अच्छे से देखो। CN इज़ एन इवन फंक्शन। CN में n को माइनस n से रिप्लेस करो, कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। सो CN इज एन इवन फंक्शन। इट मीन्स CN विल बी इक्वल टू C ऑफ माइनस n। तो मैं C ऑफ माइनस n को किससे रिप्लेस करूँगा? CN से। तो मैं इसी फॉर्म में लिखता, तो मैं क्या लिखता? ट्वाइस ऑफ CN। तो जो भी CN है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, AN मिल जाएगा। तो आपने CN को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 2 कितना? 10। 10 अपॉन 4 प्लस 6n पाई होल स्क्वायर। अभी हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? AN। क्या चाहिए? A6। कैसे मिलेगा? आप इसमें n को क्या पुट करोगे? 6। n को जब आप 6 पुट करोगे तो 6 इंटू 6 क्या लिखते? 36 पाई होल स्क्वायर। तो आप ए नॉट क्या लिखते? ए नॉट विल बी इक्वल टू A6। आंसर कितना आया? 10 अपॉन 4 प्लस 36 पाई होल स्क्वायर। देख लो एक बार आप लोग। ओके, समझ में आया? तो जब क्वेश्चन में ये कहा गया कि फूरियर सीरीज एक्सपेंशन में एक टर्म है ए नॉट कॉस 6 पाई टी का और ए नॉट कैलकुलेट करना है, तो हमने ये सोचा कि पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन का स्टैंडर्ड कॉस टर्म लिखते हैं, क्योंकि कॉस टर्म किस एक्सपेंशन में दिखता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन में। तो मैंने स्टैंडर्ड कॉस टर्म ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन का लिखा और गिवन कॉस टर्म से कंपेयर किया, n का वैल्यू मिल गया,
तो पता चला ए नॉट किसके इक्वल था, A6 के। मतलब पहले AN कैलकुलेट करो, फिर N को क्या पुट करो, 6। AN कैसे मिलता, CN के हेल्प से। फॉर्मूला भी आपने लिखा है तो उसके हेल्प से हमने पहले AN कैलकुलेट किया, और AN जब मिल गया तो उसमें N को क्या पुट कर दिया, 6। अब जिसे सेकेंड पार्ट का आंसर मालूम है उसे थर्ड पार्ट का भी आंसर मालूम है। ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, A नॉट साइन 6 पाई टी इज ए टर्म इन द फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एक्स टी। तो अभी मैं क्या करूँगा, फूरियर सीरीज एक्सपेंशन का जो स्टैंडर्ड साइन टर्म है वो लिखूँगा और उससे कंपेयर करूँगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन का स्टैंडर्ड साइन टर्म क्या है, bn साइन n ओमेगा नॉट टी। तो मैं इधर क्या लिखूँगा, bn साइन n ओमेगा नॉट टी। वापस से ओमेगा नॉट को क्या पुट करूँगा, पाई। तो मैं क्या लिखता, bn साइन n पाई टी। फिर से कंपेयर करो, तो कंपैरिजन से इस बार n की वैल्यू फिर से कितनी है, 6। इट मीन्स इन दिस पार्ट A नॉट विल बी इक्वल टू B6। n की वैल्यू 6 है ना, तो Bn इधर किसके इक्वल है, B6 के इक्वल है। तो A नॉट कैलकुलेट करना है तो B6 चाहिए। अब B6 चाहिए तो पहले क्या कैलकुलेट करो, Bn। What is the relationship with Cn? Bn is equal to J into Cn minus C of minus n. Cn is an even function, so Cn minus C of minus n will be equal to Cn. So Bn will be how much? 0. ओके, करेक्ट आंसर है, थर्ड पार्ट का आंसर होगा 0। ठीक है, थर्ड पार्ट का आंसर आप लोगों ने करेक्ट लिखा है। थर्ड पार्ट में Bn 0 आएगा, और अगर Bn 0 हो गया तो n के सारे वैल्यूज़ के लिए Bn 0 है, तो B6 भी कितना होगा, 0 होगा। ओके। हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा है, सिंस Bn is 0, okay, now if Bn is 0, then this sine term in the expansion will be 0, because Bn is coefficient of sine term and Bn is 0. So this sine term will be 0 in the Fourier series expansion. अब अगर साइन टर्म 0 है तो कौन कौन से टर्म्स रिमेनिंग है, इन द ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन रिमेनिंग टर्म्स विल बी DC एंड cos टर्म्स। DC एंड cos बोथ टर्म्स आर इवन टर्म्स। DC और cos टर्म्स अवेलेबल हैं और दोनों के दोनों कैसे टर्म हैं, इवन टर्म है, एंड समेशन ऑफ इवन टर्म्स विल बी ऑल्सो इवन। तो अगर Bn 0 है तो साइन टर्म है ही नहीं एक्सपेंशन में, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन में कौन कौन से टर्म्स हैं, DC एंड cos टर्म्स। और DC भी इवन फंक्शन होता है, cos टर्म भी इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन के कॉम्बिनेशन से x ऑफ t ओवरऑल कैसा मिलेगा, इवन सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक कंक्लूजन हमने लिखा, x ऑफ t विल बी एन इवन सिग्नल। x ऑफ t किस टाइप का सिग्नल है, इवन सिग्नल है। समझ में आया, मैंने डिटेल में बोला कि Bn 0 है ना, तो Bn किसका कोएफिशिएंट है, साइन टर्म का, तो साइन टर्म है ही नहीं, तो एक्सपेंशन में क्या क्या है, DC एंड cos टर्म्स। DC भी इवन फंक्शन है, cos भी इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन के कॉम्बिनेशन से xt भी कैसा मिलेगा, इवन फंक्शन मिलेगा। यहाँ तक समझ गए, ठीक है, ओके।
अच्छा, इसके बाद थोड़ा Cn को देखो, ये जो टर्म आपने लिखा है यही तो Cn है, उसी Cn को मैंने यहाँ भी लिखा था। ओके, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। Cn इज रियल एज वेल एज इवन। देख लो, इन द फंक्शन Cn देयर इज नो j टर्म, बिकॉज ऑफ absence ऑफ j टर्म Cn इज ए रियल फंक्शन, और ये इवन भी है। तो Cn का नेचर ओवरऑल कैसा है? रियल इवन। एंड ईच एंड एवरी रियल इवन फंक्शंस आर कंजुगेट सिमेट्रिक फंक्शन। जितने भी रियल इवन फंक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं? कंजुगेट सिमेट्रिक होते हैं। अब Cn कैसा आया? कंजुगेट सिमेट्रिक। एंड Cn विल बी कंजुगेट सिमेट्रिक ओनली व्हेन xt विल बी अ रियल सिग्नल। ये भी तो मैंने बोला था ना कि Cn कंजुगेट सिमेट्रिक कब मिलेगा? जब xt कैसा होगा? रियल होगा। तो अब एक और कंक्लूजन आया, xt इज रियल सिग्नल ऑल्सो। पॉइंट क्लियर है? xt को मैंने इवन बोला, कैसे बोला था? मैंने इस तरह बोला कि एक्सपेंशन में bn 0 है, और अगर एक्सपेंशन में bn 0 है तो साइन टर्म है नहीं। तो एक्सपेंशन में, टिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन में फिर कौन कौन से टर्म्स हैं? dc एंड cos, ये तो है ही नहीं। dc और cos दोनों कैसे टर्म्स हैं? इवन टर्म्स है। तो xt भी कैसा होगा? इवन सिग्नल होगा। तो इस तरह रिलेट करके पहले मैंने xt को कौन सा सिग्नल प्रूव किया? xt इवन सिग्नल है। फिर मैंने Cn को ऑब्जर्व किया। Cn एक रियल इवन फंक्शन है, एंड एवरी रियल इवन फंक्शन इज कंजुगेट सिमेट्रिक फंक्शन। सो ओवरऑल Cn इज कंजुगेट सिमेट्रिक फंक्शन। फिर आपने एक कंक्लूज़न लिखा था यही लिखा था ना, Cn कंजुगेट सिमेट्रिक है तो ये तब पॉसिबल है जब xt किस टाइप का सिग्नल होगा? रियल सिग्नल होगा। ओके, तो इसी कंक्लूज़न को यूज़ करके या हमने चेक किया कि Cn कंजुगेट सिमेट्रिक है, तो अब x ऑफ t कैसा सिग्नल है? रियल इवन। कैसा सिग्नल है? रियल। अब आपने ओवरऑल ऑब्जर्वेशन किया, सिग्नल xt इज रियल इवन and its coefficient Cn is also real even. So it is one of the pairs of Fourier series. तो Fourier series में कुछ pairs भी हैं, like for real signal coefficient will be conjugate symmetric, for real even signal coefficient will be also real even, ठीक है। for imaginary even signal coefficient will be also imaginary even। तो कुछ xt Cn पेयर्स है, मतलब xt का नेचर आपको मालूम है तो Cn का नेचर आपको पहले से मालूम होगा। ओके, तो अब क्या करेंगे? कुछ पेयर्स हम लोग लिखेंगे। सो राइट डाउन xt Cn पेयर्स, xt Cn पेयर्स, and this pair is very important for एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस। फोरियर सीरीज चैप्टर में 3 ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो, या फिर पूरे ट्रांसफॉर्म चैप्टर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप 3 ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपको xt Cn पेयर आता है, या फिर पूरे ट्रांसफॉर्म में xt x ओमेगा पेयर आता है। तो जैसे मैं आपको कह रहा था थोड़ी देर पहले कि फोरियर सीरीज में बहुत सारे ट्रिक्स हैं, तो एक ट्रिक ये भी है कि अगर आपको xt मालूम है तो Cn का नेचर कैसा मिलेगा ये पहले से मालूम होगा। तो 4 ऑप्शंस में चेक कर लो, जिसमें मैच हो गया वो ऑप्शन आंसर, ठीक है। xt Cn पेयर, इसे ट्रिक की तरह कैसे यूज़ करना है थोड़ी देर बाद बताता हूँ, पहले हम लोग पेयर्स लिखते हैं। सो राइट डाउन xt Cn पेयर्स। ओके, फर्स्ट कॉलम में xt और सेकेंड कॉलम में exponential coefficient Cn. So first pair is, if signal xt is real signal, then coefficient will be conjugate symmetric function. Now if we will interchange these two, if we will interchange this pair, then the resultant pair will be also correct. अगर आप इस पेयर को इंटरचेंज करेंगे भी तो नया पेयर भी करेक्ट होगा। कहने का मतलब कुछ ऐसा है, अगर xt कंजुगेट सिमेट्रिक फंक्शन है
तो सी एन कैसा मिलेगा, रियल फंक्शन मिलेगा। नेक्स्ट पेयर, इफ एक्स टी इज इमेजिनरी सिग्नल देन कोएफिशिएंट विल बी कंजुगेट एंटीसिमेट्रिक फंक्शन। इंटरचेंज करो, न्यू पेयर ट्रू है। इफ सिग्नल एक्स टी इज कंजुगेट एंटीसिमेट्रिक देन सी एन विल बी इमेजिनरी फंक्शन। ओके, एग्जाम्पल थोड़ी देर बाद मैं लिखूंगा, पहले पेयर्स लिख डालो। नेक्स्ट पेयर आपने थोड़ी देर पहले देखा, इफ सिग्नल इज रियल इवन then its coefficient will be also real even. Next pair, if signal is imaginary even then its coefficient will be also imaginary even. Next pair, if signal is real odd then its coefficient will be imaginary ऑड। ठीक है, तो रियल ऑड सिग्नल का एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट इमेजिनरी ऑड मिलता है। पेयर नंबर 5 को इंटरचेंज करते तो कोई नया पेयर नहीं आता, क्योंकि दोनों साइड नेचर क्या है, सेम है। सेम विथ पेयर 6 ऑल्सो, पेयर 6 में भी दोनों साइड नेचर क्या है, सेम है। इंटरचेंज करोगे तो कोई नया पेयर नहीं आएगा। पेयर नंबर 7, इसे आप इंटरचेंज करोगे तो न्यू पेयर मिलेगा। तो नेक्स्ट पेयर क्या लिखूँगा, इफ सिग्नल इज इमेजिनरी ऑड देन इट्स कोएफिशिएंट विल बी रियल ऑड। ठीक है, इसको याद करके रखना है और इसका एग्जांपल मैं थोड़ी देर में लिखता हूँ, सो दैट कि आपको पता चले कि अगर टाइम डोमेन सिग्नल रियल ऑड है तो कोएफिशिएंट इमेजिनरी ऑड आ रहा है, किस तरह आ रहा है देखते हैं। ठीक है, कुछ और भी पेयर्स हैं, उन्हें भी लिखता हूँ। ओके, कुछ और भी पेयर्स हैं, उन्हें भी लिख रहा हूँ। नेक्स्ट पेयर, इफ सिग्नल इज इवन देन इट्स कोएफिशिएंट विल बी ऑल्सो इवन। इफ सिग्नल इज ऑड देन इट्स कोएफिशिएंट विल बी ऑल्सो ऑड। इफ सिग्नल इज नाइदर इवन नॉर ऑड, शॉर्ट फॉर्म में एनी एनो मैंने लिख दिया है नाइदर इवन नॉर ऑड के लिए, then its coefficient will be also neither even nor odd। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया neither even nor odd के लिए। ओके, अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ सो दैट कि ये जो पेयर्स हैं आपको समझ में आए। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, एक एग्जांपल लिखता हूँ। एग्जांपल कुछ ऐसा है, सिग्नल एक्स टी is equal to signal xt is equal to sin ओमेगा नॉट t, पीरियोडिक सिग्नल है। ओके, अब अगर आप चेक करो तो साइन कैसा फंक्शन है, ऑड, एम्पलीट्यूड इसका 1 है, मतलब सिग्नल कैसा है, रियल। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्स टी इज रियल एज वेल एज ऑड, सो इट्स कोएफिशिएंट cn शुड बी इमेजिनरी ऑड। ठीक है, ये हमें पहले से मालूम है कि x ऑफ t रियल ऑड है, तो इसका कोएफिशिएंट कैसा मिलेगा, इमेजिनरी ऑड। चलो अब चेक करते हैं कि इसका कोएफिशिएंट इमेजिनरी ऑड आता है कि नहीं। ओके, अच्छा, आप याद करो, आप थोड़ी देर पहले ब्रेक के पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था, एक बार उस क्वेश्चन पर मैं जाता हूँ जो मैंने ब्रेक के पहले कराया था। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने कराया था जो यहाँ पर आपने लिखा है, फाइंड Cn फॉर सिग्नल xt एंड xt इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ DC साइन एंड कॉस। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर सिग्नल साइन कॉस के फॉर्म में है तो Cn का सैंपल लिखोगे। क्या लिखोगे, Cn का सैंपल।
कैसे लिखोगे, जो भी साइन कॉस है उसको किस में कन्वर्ट करो, एक्सपोनेंशियल में। कन्वर्ट करने के बाद चेक करो e की पावर j ओमेगा नॉट टी का कोएफिशिएंट Cn का कौन सा सैंपल, C1। e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट टी का कोएफिशिएंट Cn का कौन सा सैंपल, C ऑफ -1। इसी तरह e की पावर j3 ओमेगा नॉट टी का कौन सा कोएफिशिएंट, इसका जो भी कोएफिशिएंट होगा वो Cn का कौन सा सैंपल, C3। ठीक है, तो यही प्रोसेस हमें इस क्वेश्चन में भी यूज़ करना है। तो इसे इस फॉर्म में लिखूँगा, इसे आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो तो आप लिखते 1/2j e की पावर j ओमेगा नॉट टी माइनस 1/2j e की पावर -j ओमेगा नॉट टी। मैंने थोड़ा रीअरेंज कर दिया है। आप साइन ओमेगा नॉट टी को इसी फॉर्म में तो लिखते हैं, e की पावर j ओमेगा नॉट टी माइनस e की पावर -j ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई 2j। मैंने वही लिखा है, बस केवल थोड़ा रीअरेंज करके लिखा है। ठीक है, अब आपने चेक करना स्टार्ट किया, कोएफिशिएंट ऑफ e की पावर j ओमेगा नॉट टी विल रिप्रेजेंट C1 एंड कोएफिशिएंट ऑफ e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट टी विल रिप्रेजेंट सैंपल C ऑफ -1। ओके, सो नॉन ज़ीरो सैंपल्स इन Cn आर ओनली 2। तो Cn में बस केवल 2 ही नॉन ज़ीरो सैंपल्स हैं। तो वो 2 नॉन ज़ीरो सैंपल्स कौन कौन से हैं, C1 एंड C-1। ओके, C1 कितना आया, 1/2j, C-1 कितना आया, -1/2j। पहले यहाँ तक तो पहुँच गए। तो मैंने एक सिंपल सा फंक्शन लिखा साइन ओमेगा नॉट टी। ओके, अब इसका कोएफिशिएंट कैलकुलेट किया तो इसके कोएफिशिएंट Cn में 2 सैंपल्स आए, कौन कौन से, C1 एंड C-1। दोनों सैंपल वैल्यूज़ मैंने इधर लिख दिए हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद एक काम करते हैं, थोड़ा पहले समझते हैं। क्या समझते हैं, एक बार देखते हैं कि कोई डिस्क्रीट फंक्शन ऑड है तो उसके सैंपल्स में क्या रिलेशनशिप होगा। मैंने क्या बोला, कोई डिस्क्रीट सैंपल ऑड है, ओके, तो उसके सैंपल्स में क्या रिलेशनशिप होगा, यह हमें समझना चाहिए। देखो, डिस्क्रीट फंक्शन मैथमेटिकली अगर मैं लिखूँगा, कहूँगा कि n3, सपोज फंक्शन इज n3, चेक करो इवन है या ऑड। अब फटाफट बता दोगे ऑड फंक्शन है। f ऑफ n इज इक्वल टू n3 इज एन ऑड फंक्शन, f ऑफ n इज इक्वल टू n की पावर 5 इज एन ऑड फंक्शन, f ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन। इस तरह चेक करना बहुत इजी होता है जब फंक्शन आपके सामने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में है, लाइक n3 है, n स्क्वायर है, साइन n है, कॉस n है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, चेक करना बहुत इजी है। और अगर सैंपल में हो तो भी चेक करना आसान है, बस केवल अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं है तो चेक करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ओके, तो टाइम नहीं लगे इसलिए मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ। सपोज Cn is an odd function, then Cn will be equal to minus C of -n। ये लिखता ना, अगर Cn ऑड फंक्शन है तो मैथमेटिकल कंडीशन क्या लिखता, यही लिखता, Cn will be equal to minus C of -n। थोड़ा सैंपल में रिलेशनशिप चेक करते हैं। So let us put n equal to 0, then C0 will be equal to C0, यही लिखता। n को 0 पुट करो, C0 will be equal to minus C0। n को 0 पुट कर दे तो क्या लिखते हैं, माइनस C0। अच्छा, अब C0 प्लस C0 LHS में लिखता will be equal to 0। फिर क्या लिखता, twice of C0 is equal to 0। It means sample at origin should be 0। For each and every discrete odd function, sample at origin is always 0। जितने भी discrete odd function है उनका सैंपल ओरिजिन पर फिक्स होता है, और ओरिजिन पर वो फिक्स वैल्यू कितनी है, 0, याद रहेगा ना। तो जितने भी discrete odd function है उनका सैंपल एट ओरिजिन कितना होता है, 0। फिर इसके बाद n को 1 पुट करो, देन C1 शुड बी इक्वल टू माइनस C of -1। n को 2 पुट करो,
C2 शुड बी इक्वल टू माइनस C ऑफ माइनस 2। ओके, तो इसका मतलब क्या है, C1 और C-1 एक दूसरे के नेगेटिव्स होंगे। अब एक दूसरे के नेगेटिव्स होंगे उसका मतलब क्या, C-1 को माइनस से मल्टीप्लाई करो C1 मिलेगा, C-2 को माइनस से मल्टीप्लाई करो C2 मिलेगा, और ऑड होने के लिए ओरिजिन वाला सैंपल भी कितना होना चाहिए, 0। ये सारे कंडीशंस इधर सेटिस्फाई हो रहे हैं। आप चेक कर लो, मैंने यहाँ C0 लिखा है क्या, नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि सैंपल है ही नहीं, C0 है ही नहीं। मैंने क्या लिखा है, नॉन ज़ीरो सैंपल्स इन Cn, इट मीन्स ओनली C1 एंड C-1 आर नॉन ज़ीरो एंड अदर सैंपल्स ऑफ Cn आर ज़ीरो। सो C0 विल बी ऑल्सो हाउ मच, 0। अभी C0 कितना है, 0 है, मतलब ओरिजिन वाला कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरा कंडीशन भी तो चेक करूँगा ना, C1 एंड C-1 शुड बी नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर। C-1 को माइनस से मल्टीप्लाई करो C1 मिल रहा है, मतलब अदर कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो Cn कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो हमने मैथमेटिकली चेक कर लिया Cn कैसा फंक्शन है, ऑड, और ऑड के साथ प्योरली इमेजनरी है, बिकॉज ईच एंड एवरी सैंपल ऑफ Cn इज इमेजनरी इन नेचर। देख लो C1 में कहीं रियल पार्ट है क्या, नहीं है, बस केवल कौन सा पार्ट है, इमेजनरी। इट मीन्स C1 एंड C-1 बोथ आर प्योरली इमेजनरी। तो Cn ओवरऑल कैसा आया, इमेजनरी ऑड। सो व्हाट इज़ दी ओवरऑल नेचर ऑफ Cn, इमेजनरी ऑड। और ये हमने पहले ही बता दिया था, सिग्नल xt रियल ऑड है तो इसका कोएफिशिएंट Cn गारंटी के साथ कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा, इमेजनरी ऑड। आया भी कैसा, इमेजनरी ऑड। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल लिख करके बताया कि अगर xt रियल ऑड है, कोई मैथमेटिकल फंक्शन आया, हमने चेक कर लिया कि वो रियल ऑड है। अब उसके कोएफिशिएंट के बारे में पूछा गया कि बताओ कोएफिशिएंट रियल इवन होगा, रियल ऑड होगा, इमेजिनरी ऑड होगा, क्या होगा। तो पेयर याद करके रखो, क्योंकि अगर कोई मैथमेटिकल फंक्शन आया, हमने चेक किया वो रियल ऑड है, तो उसका कोएफिशिएंट Cn डायरेक्टली क्या लिखोगे, इमेजिनरी ऑड। प्रूफ करने नहीं जाएंगे कि इमेजिनरी ऑड क्यों आ रहा है, ओके, क्योंकि इस तरह प्रूफ करने जाएंगे तो टाइम लगता है ना। और पेयर अगर इसको याद कर लो, ये सब तो बुक में जो पेयर लिखे गए हैं वही पेयर मैं आपको बता रहा हूँ। जो किताब में लिखा गया है वो हम लोग याद करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, 3 ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। थोड़ी देर बाद वर्कबुक के 1-2 क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कैसे एलिमिनेट होते हैं, बट थोड़ी देर बाद। कुछ और क्वेश्चंस मैं लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, सपोज xt इज इक्वल टू समेशन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, ओके, समेशन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, ओके, समेशन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट n स्क्वायर इंटू साइन n पाई बाई 2 e की पावर j n pi t, okay. Now you have to reply in the chat box what will be the nature of xt, whether xt is real even, real odd, imaginary even, imaginary odd, ठीक है। मैं xt के नेचर के बारे में पूछ रहा हूँ। यहाँ पर ये वाला टर्म Cn है, हिंट इतना है कि ये जो टर्म Cn है इसका नेचर आइडेंटिफाई कर लो, फिर चार्ट में जा कर के देखो कि इधर राइट साइड में Cn का कौन सा नेचर है, इसके करस्पॉन्डिंग जो xt का नेचर आएगा वो चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताओ, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर xt का नेचर क्या होगा। देखो फोरियर सीरीज हमें ट्रिकी वे में समझना है। मैं यहाँ पर आपको मैथमेटिकली लेंदी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं लेंदी क्वेश्चन को सिंपल वे में, ट्रिकी वे में सॉल्व कराऊंगा। तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग थोड़ा ट्रिक को यूज़ करना सीखो।
ओके। तो आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है। आप लोग क्रॉस चेक कर लेना किसका आंसर करेक्ट है, किसका रॉन्ग है। तो आपने चेक किया, ये जो टर्म लिखा गया है, दिस टर्म इज रिप्रेजेंटिंग सी एन। ओके, एन स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन, साइन एन पाई बाय 2 इज एन ऑड फंक्शन, सो इवन इन टू ऑड विल बी ऑड। ओके, ऑड के साथ इधर कहीं भी जे का टर्म नहीं है, सो सी एन इज रियल ऑल्सो, सो सी एन इज ओवरऑल रियल ऑड, and Cn will be real odd only when xt will be imaginary odd। तो xt का नेचर कैसा होगा? इमेजनरी ऑड होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फॉर x ऑफ t एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट इज Cn एंड सैंपल्स ऑफ Cn आर C1, C0 and C minus 1. Okay, C0 is 4, C1 is 2 plus 3j, C minus 1 is 2 minus 3j. Now we have to find out x of t is real, imaginary और complex। पहले हमें ये पता करना है x of t रियल है या नहीं है। ओके ओके x of t will be real only when Cn will be conjugate symmetric function। तो x of t रियल कब होगा? जब Cn कैसा होगा? कंजुगेट सिमेट्रिक होगा। अच्छा, अब कंजुगेट सिमेट्रिसिटी अगर सैम्पल्स में चेक करना है तो अभी मैं क्या करूँगा, आखिर डिस्क्रीट ऑड फंक्शन में सैम्पल्स के बीच क्या रिलेशनशिप होगा सो दैट कि फंक्शन कंजुगेट सिमेट्रिक बन जाए। पहले इसको समझते हैं। सो सपोज Cn इज कंजुगेट सिमेट्रिक फंक्शन, ये हमने अज्यूम कर लिया Cn कंजुगेट सिमेट्रिक फंक्शन है। अगर Cn कंजुगेट सिमेट्रिक फंक्शन है तो मैं क्या लिखता, Cn विल बी इक्वल टू C ऑफ माइनस n कंजुगेट। ओके, अब सैम्पल रिलेशनशिप देखना है तो आपने क्या किया, n के वैल्यूज़ पुट किए। फॉर n इक्वल टू 0 टर्म विल बी C0 इज इक्वल टू C0 कंजुगेट। n को 0 पुट करो तो आप क्या लिखते हैं, C0, राइट साइड में क्या लिखते हैं, C0 कंजुगेट। नाउ देयर इज़ ए वैल्यू विच इज़ कंजुगेट ऑफ इटसेल्फ, एक ऐसा वैल्यू है जो अपना ही कंजुगेट है। सो दैट वैल्यू विल बी आइदर 0 और रियल। 0 का कंजुगेट 0 होता है, रियल वैल्यू का कंजुगेट रियल वैल्यू होता है। ओके, तो ओरिजिन का सैंपल या तो कोई रियल वैल्यू होगा या फिर क्या होगा, 0 होगा। मतलब जितने भी कंजुगेट सिमेट्रिक फंक्शन डिस्क्रीट में है तो सारे डिस्क्रीट कंजुगेट सिमेट्रिक फंक्शन का ओरिजिन का सैंपल या तो 0 होगा या फिर कैसा होगा, रियल वैल्यू होगा। अभी आप चेक कर लो ओरिजिन का सैंपल कैसा है, रियल वैल्यू है। दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। Now let us put n equal to 1, then C1 will be equal to C minus 1 conjugate. Let us put n equal to 2, then C2 will be equal to C minus 2 conjugate। ठीक है, C1 और C minus 1 एक दूसरे के क्या होंगे, कंजुगेट। अगर C2 और C minus 2 अवेलेबल है तो वो भी एक दूसरे के क्या होंगे, कंजुगेट। आपने चेक किया C1 एंड C minus 1 आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। C1 और C minus 1 एक दूसरे के क्या हैं, कंजुगेट हैं। मतलब कंजुगेट सिमेट्रिसिटी का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब Cn किस टाइप का फंक्शन है, कंजुगेट सिमेट्रिक फंक्शन है। और Cn कंजुगेट सिमेट्रिक फंक्शन है तो ये तब पॉसिबल है जब x ऑफ t किस टाइप का सिग्नल होगा, रियल सिग्नल होगा। ठीक है, तो हम लोग एक अच्छा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और xt Cn पेयर को यूज़ करके गिवन Cn के लिए xt का नेचर बता रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फूरियर सीरीज टॉपिक के लिए भी, फूरियर ट्रांसफॉर्म टॉपिक के लिए भी। समझ में आया? तो क्या याद रखोगे, फॉर ईच एंड एवरी डिस्क्रीट conjugate symmetric function, for each and every discrete conjugate symmetric function, sample at origin will be either 0 or real, and other samples will have relationship like this, C1 should be equal to C minus 1 conjugate, C2 should be equal to C minus 2 conjugate।
चलो ये तो समझ में आ गया। अब इसके बाद अब हमें ये चेक करना है कि एक्स ऑफ टी रियल तो आ गया, ये जो रियल फंक्शन है इवन है ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड क्या है। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है सर एक्स ऑफ टी को एक्सपेंड करके नहीं लिखेंगे क्या? बेटा आप एक्स ऑफ टी को एक्सपेंड करके लिख सकते हो, बट हम लोग नहीं लिखना चाहते हैं, क्योंकि एक्स ऑफ टी को एक्सपेंड करके लिखोगे ना तो कंक्लूज़न तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। देखो यहाँ स्टार्ट में ही एक पॉइंट कराया था, अर्पित ने पूछा है कि सर सी एन गिवन है तो एक्स ऑफ टी को एक्सपेंड करके भी तो लिख सकते हैं। आपको मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लास के स्टार्ट में कराया था कि देख लो सी एन यहाँ कंजुगेट सिमेट्रिक है तो एक्स ऑफ टी गारंटी के साथ रियल होगा। यहाँ से देख करके डायरेक्ट बताओगे तो टाइम सेव हो रहा है, बट यहाँ से मैथमेटिकली अगर इस तरह बढ़ोगे, ऐसे बढ़ोगे, तो इतने सारे स्टेप्स लगेंगे, 5-10 मिनट इसी में चला जाएगा, फिर बताओगे रियल सिग्नल है, तब तो एग्ज़ाम में टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी के क्वेश्चन कब करोगे? गेट के क्वेश्चन में अरे 65 क्वेश्चंस अगर 3 आवर्स में आते हैं तो चलो 65 तो नहीं लेकिन 50-55 तो अटैम्प्ट करके आओगे ना। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि 10 मिनट में एक क्वेश्चन करोगे। तो इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये लेंदी वे है, इतना टाइम एग्ज़ाम में नहीं है। तो इसलिए मैं टाइम सेव करने को कह रहा हूँ कि एक अच्छा ऑब्जर्वेशन करो सो दैट कि आप कंक्लूज़न तक फास्ट पहुँचो। अच्छा, अब आपने चेक किया तो एक्स ऑफ टी नाइदर सी ऑफ एन नाइदर इवन नॉर ऑड है। इवन तो है ही नहीं ना, इवन होने के लिए C1 और C-1 क्या होना चाहिए? इक्वल। C1 एंड C-1 आर नॉट इक्वल। कॉमन सेंस वाली बात है ना, इवन होने के लिए क्या होगा? C1 और C-1 इक्वल होने चाहिए। कैसे मैं बता रहा हूँ, इसमें अगर कन्फ्यूज़न है तो एक और इम्पॉर्टेंट नोट इधर देख लो। वैसे ये कोई इम्पॉर्टेंट नोट है नहीं, ये बहुत आसान चीज़ है। जैसे मान लो Cn इवन फंक्शन है, तो Cn इवन फंक्शन है तो किसके इक्वल होगा? C ऑफ माइनस n के। अब थोड़ा सैम्पल रिलेशनशिप लिखो। आपने n को पुट किया 0, n को आपने पुट किया 0, तो आप क्या लिखते? C0 विल बी इक्वल टू C0। इट मीन्स सैम्पल एट ओरिजिन कैन हैव एनी वैल्यू। मतलब डिस्क्रीट टाइप का इवन फंक्शन है तो ओरिजिन के सैंपल पर कोई कंडीशन नहीं है। इवन सिग्नल का सैंपल ओरिजिन पर 0 भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, इमेजरी भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो डिस्क्रीट इवन फंक्शन के ओरिजिन वाले सैंपल पर कोई कंडीशन नहीं है। अदर सैंपल्स पर कंडीशन है। क्या है? n को 1 पुट करो, C1 शुड बी इक्वल टू C ऑफ -1, देन C2 शुड बी इक्वल टू C ऑफ -2। तो C1 C-1 के इक्वल होना चाहिए, C2 C-2 के इक्वल होना चाहिए। बाकी ओरिजिन वाले सैंपल पर कोई कंडीशन नहीं है। ओरिजिन का सैंपल कोई भी वैल्यू हो सकता है, 0 भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, इमेजरी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब आपने चेक किया ओरिजिन का सैंपल इवन फंक्शन में कुछ भी हो सकता है। फिर आपने चेक किया C1 इज़ नॉट इक्वल टू C ऑफ -1, तो C1 C-1 के इक्वल है क्या? नहीं है। इसका मतलब Cn इवन फंक्शन है क्या? नहीं है। क्या Cn ऑड फंक्शन है? ये भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला था फॉर ऑड Cn C1 एंड C-1 शुड बी नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर। ऑड होने के लिए C1 और C-1 एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए, वो तो है ही नहीं एक दूसरे के नेगेटिव। दूसरा ये भी था कि जितने भी डिस्क्रीट ऑड फंक्शन है उसका सैंपल एट ओरिजिन कितना होता है? 0 होता है। यहाँ तो ओरिजिन का सैंपल 0 है ही नहीं, तो Cn के ऑड होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर हमने देखा Cn के इवन होने की भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब Cn किस टाइप का कंजुगेट सिमेट्रिक फंक्शन है? नाइदर इवन नॉर ऑड। और अगर Cn नाइदर इवन नॉर ऑड है तो बताओ xt भी कैसा? नाइदर इवन नॉर ऑड। आपने ये भी तो पेयर लिखा था, अगर xt नाइदर इवन नॉर ऑड तो उसका कोएफिशिएंट Cn भी कैसा? नाइदर इवन नॉर ऑड। यहाँ तक समझ में आया?
हम लोग कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। मैं अगर चाहूँ तो Cn के ये जो सैंपल्स यहाँ पर आपने लिखे हैं C1, C0, C-1, इनको यूज़ करके यहाँ ये जो लेंदी वे है कि Cn के सैंपल्स मालूम है, यहाँ पर Cn के सैंपल्स पुट कर दो, C1, C0, C-1 पुट करो, थोड़ा रीअरेंज करो, ठीक है, मतलब 5 to 6 स्टेप्स लगेंगे, xt का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा। फिर जब xt का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जा करके देख लो कि xt रियल है कि नहीं। फिर xt के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जा करके देख लो नाइदर इवन नॉर ऑड है कि नहीं। बट वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता है, ठीक है। मैं तो आपको इतने डिटेल में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ना, इसलिए मुझे 10 मिनट लग गया। आपको नहीं समझाना रहता तो मुझे 10 मिनट लगता क्या? नहीं। अब आपको भी समझ में आ गया। अब यही क्वेश्चन, इससे सिमिलर क्वेश्चन मैं लिख दूंगा, आपको 10 मिनट्स लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं। आप देख करके आंसर कर दोगे ना? बिल्कुल कर दोगे, ठीक है। चलो, अब ये तो आपने देख लिया। ओवरऑल आंसर क्या आया? xt इज ए रियल फंक्शन एंड दिस रियल फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फॉर x ऑफ t एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट इज Cn। Cn में कुछ सैंपल्स लिखता हूँ, C1, C0, C1, C0 and C-1. Okay, suppose samples are like this 2j. C1 is 1 plus 3j and C-1 is -1 plus 3j, ठीक है। अभी आपको चेक करके बताना है सिग्नल xt इज रियल, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। आपको क्या बताना है? सिग्नल xt इज रियल, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। चलो, मैं इसको चेक कर देता हूँ, इसके बाद आपसे पूछूंगा। यहाँ भी असल में एक कंक्लूज़न मुझे बताना है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप चेक कर लो, बाकी चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, मैं थोड़ी देर बाद देखता हूँ। ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट वापस से लिखो। सपोज Cn इज कंजुगेट एंटीसिमेट्रिक फंक्शन, देन इट विल बी इक्वल टू -c ऑफ -n कंजुगेट। मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि अगर Cn कंजुगेट एंटीसिमेट्रिक है तो सैंपल्स में क्या रिलेशनशिप होगा। ओके, तो अभी मैंने कंजुगेट एंटीसिमेट्रिसिटी का कंडीशन लिखा है। अब n के वैल्यूज़ को पुट करो, n को 0 पुट करो, C0 विल बी इक्वल टू -C0 कंजुगेट। ओके, अब थोड़ा सोचो, यहाँ ओरिजिन वाला सैंपल क्या लिखोगे सो दैट कि C0 इक्वल टू -C0 कंजुगेट हो जाए। ओके, तो ऐसा कौन सा वैल्यू है जिस पर कंजुगेट अप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, वही आ जाए। ओके, दैट वैल्यू विल बी आइदर इमेजिनरी और 0, ठीक है। मतलब ओरिजिन का सैंपल कैसा होगा? आइदर इमेजिनरी वैल्यू और 0। आप चेक कर लो, आप किसी इमेजिनरी वैल्यू पर कंजुगेट अप्लाई करो, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो, वही इमेजिनरी वैल्यू प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो कंजुगेट एंटीसिमेट्रिक फंक्शन का ओरिजिन का सैंपल या तो इमेजिनरी होगा या फिर 0। देख लो, ओरिजिन का सैंपल कैसा है? इमेजिनरी, सो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ओके, फॉर n इक्वल टू 1 रिलेशनशिप विल बी C1 विल बी इक्वल टू -C ऑफ -1 कंजुगेट। फॉर n इक्वल टू 2 C2 विल बी इक्वल टू -C ऑफ -2 कंजुगेट। अदर सैंपल्स पर रिलेशनशिप क्या है? C-1 पर कंजुगेट अप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, C1 मिलना चाहिए। यहाँ C-1 है, इस पर कंजुगेट अप्लाई करो, C-1 पर कंजुगेट अप्लाई करो, क्या लिखोगे? -1 -3j। अब माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो -1 -3j को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 1 + 3j लिखते ना। देखो, C1 1 + 3j, कंडीशन सेटिस्फाइड। मतलब C1 किसके इक्वल आया? C1 इक्वल है -C-1 कंजुगेट k। So this condition is also satisfied. So all the conditions for
conjugate antisymmetricity is satisfied. It means Cn is conjugate antisymmetric function. और अगर Cn conjugate antisymmetric है तो बताओ x of t किस टाइप का सिग्नल होगा? इमेजनरी सिग्नल होगा. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है. ओके, नाउ व्हाट अबाउट इवन और नाइदर इवन नॉर ऑड? ये भी तो चेक करेंगे. आप चेक कर लो, Cn इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन. ऑड तो है ही नहीं, बिकॉज फॉर एवरी डिस्क्रीट ऑड फंक्शन सैम्पल एट ओरिजिन शुड बी 0. तो ओरिजिन का सैम्पल तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है, तो मैं अदर सैम्पल तो चेक ही नहीं करूँगा. अरे ऑड होने के लिए पहले ओरिजिन का सैंपल तो 0 होना चाहिए ना, तब ना अदर सैंपल्स को चेक करता. यहाँ तो ओरिजिन का सैंपल 0 है ही नहीं, तो ये ऑड तो है ही नहीं. बाकी इवन भी नहीं है, बिकॉज फॉर इवन सिमेट्रिसिटी C1 शुड बी इक्वल टू C ऑफ -1. बट दिस कंडीशन इज़ नॉट एप्लीकेबल हियर, क्योंकि यहाँ पर C1 और C-1 इक्वल नहीं है. ओके, इट मीन्स Cn इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड. And if Cn is neither even nor odd, then Xt will be also neither even nor odd. अब मैंने डिटेल में बता दिया है. अब थोड़ा वर्कबुक के क्वेश्चंस देखते हैं. कुछ क्वेश्चंस वर्कबुक के देखते हैं. एक बार देखता हूँ जो क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ वो इसमें है कि नहीं. ओके, है. तो एक काम करो, चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखना. सो चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 9. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज लाइक दिस. फॉर x of t exponential coefficient is Cn and Cn is equal to 2 for n equal to 0 and it is equal to j into 1 by 2 की power mod n otherwise. ठीक है. Now we have to find out of 4 options which one is true. थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ. ऑप्शन ए इज सेइंग दैट सिग्नल xt इज रियल सिग्नल. ऑप्शन बी इज सेइंग दैट सिग्नल xt इज इवन सिग्नल. ऑप्शन सी इज सेइंग दैट dxt upon dt is even signal. And option D is saying that B and C both are correct. ठीक है. ओके, ठीक है. तो आपने चेक किया Cn इज इक्वल टू 2 फॉर n इक्वल टू 0 एंड j इंटू 1 by 2 की पावर mod n. Mod n is an even function. So if you are going to replace variable n with minus n, then nothing is going to change. It means Cn is equal to C of minus n. इसका मतलब Cn कैसा फंक्शन है? इवन. एंड इफ Cn इज इवन देन xt विल बी ऑल्सो इवन. अगर Cn इवन है तो xt भी कैसा होगा? इवन होगा. इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. अच्छा, अब ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी के ऑप्शंस आंसर क्यों नहीं है ये बता रहा हूँ. ठीक है, अपना आंसर आ चुका है, बाकी के ऑप्शंस आंसर क्यों नहीं है ये बता रहा हूँ. If xt is even function, then derivative of even will be odd. Except DC signal, derivative of even function will be odd. मैंने डिटेल में बोला है. देखो DC भी इवन फंक्शन है, बट DC का डेरिवेटिव ही कितना हो गया? 0. और अगर वैल्यू ही 0 हो गया तो वो फंक्शन में काउंट नहीं होगा.
क्योंकि आपने जो क्लासिफिकेशन लिखा है, क्लासिफिकेशन, सिग्नल क्लासिफिकेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन ज़ीरो सिग्नल। तो ये जो सिग्नल क्लासिफिकेशन है ना कि सिग्नल इवन है, ऑड है, कंजुगेट सिमेट्रिक है, कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक है, पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है, कब एप्लीकेबल है? जब सिग्नल नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ज़ीरो सिग्नल ही नहीं है, क्योंकि ज़ीरो में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, इसलिए ज़ीरो पर कोई क्लासिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं है। ओके, सो सिग्नल क्लासिफिकेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन ज़ीरो सिग्नल्स, and 0 is not a signal because 0 doesn't have any information and signal is a function which contains some information। ठीक है, तो इसलिए मैंने डिटेल में बोला एक्सेप्ट डीसी सिग्नल डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन विल बी ऑड। डीसी इवन फंक्शन है बट उसका डेरिवेटिव 0 हो गया तो उस पर कोई क्लासिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं है। बट अदर देन डीसी जितने भी इवन फंक्शंस हैं उसका डेरिवेटिव कैसा होता है? ऑड। तो अब इवन का डेरिवेटिव और तो होगा नहीं, तो ऑप्शन सी आंसर नहीं है। ऑप्शन डी हो नहीं सकेगा क्योंकि डी ने बोला बी एंड सी बोथ आर करेक्ट बट सी इज़ रॉन्ग, सो डी इज़ नॉट द आंसर। ओके, ना व्हाट अबाउट ऑप्शन ए? ओके, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए इफ एक्स टी इज़ रियल देन सी एन शुड बी कंजुगेट सिमेट्रिक। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? एक्स टी रियल है, तो अगर एक्स टी रियल है तो सी एन कैसा होना चाहिए? कंजुगेट सिमेट्रिक। आप चेक कर लो, सी एन कंजुगेट सिमेट्रिक नहीं है। कैसे पता चला? इस तरह आप यहाँ से C1 लिखो और C-1 लिखो, लिख करके देखो दोनों इक्वल आएंगे क्योंकि Cn कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। मैं लिख करके बताता हूँ, C1 विल बी j/2, C-1 विल बी ऑल्सो j/2। ऐसे लिखता तो क्या C-1 C1 कंजुगेट के इक्वल है? क्या C-1 C1 कंजुगेट के इक्वल है? बिल्कुल नहीं। और अगर C-1 C1 कंजुगेट के इक्वल नहीं है तो कंजुगेट सिमेट्रिक नहीं है, बिकॉज फॉर कंजुगेट सिमेट्रिसिटी C1 शुड बी इक्वल टू C-1 कंजुगेट। आपने थोड़ी देर पहले लिखा है अगर Cn कंजुगेट सिमेट्रिक होगा, अगर Cn कंजुगेट सिमेट्रिक होगा तो C1 किसके इक्वल होगा? C-1 कंजुगेट के होना चाहिए था ना। वही आपने यहाँ पर क्रॉस चेक किया, C1 या C-1 इज़ नॉट इक्वल टू C1 कंजुगेट। इट मीन्स Cn इज़ नॉट कंजुगेट सिमेट्रिक। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आया? Cn इज़ नॉट कंजुगेट सिमेट्रिक फंक्शन। अब अगर Cn कंजुगेट सिमेट्रिक नहीं है तो xt रियल नहीं है। इट मीन्स xt is not a real signal। ठीक है, तो xt रियल सिग्नल नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए आंसर नहीं है। ओके, समझ में आ गया होगा। चलो ये सब तो आपने देख लिया है। अब इन सब के बाद सिमेट्रिसिटीज़ इन फूरियर सीरीज लिखते हैं। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन से रिलेटेड होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। कैसे होते हैं? आपके सामने वेव फॉर्म होगा और उस वेव फॉर्म का पॉसिबल एक्सपेंशन डीसी साइन कॉस के टर्म्स में लिखा गया होगा। 4 ऑप्शंस होंगे और उन 4 ऑप्शंस में से कोई करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। अब गिवन वेव फॉर्म के लिए आउट ऑफ 4 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर क्या काम आता है? सिमेट्रिसिटीज इन फूरियर सीरीज। ओके, तो ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट होंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन में, वही हम लोग देखेंगे। सो राइट डाउन नेक्स्ट पार्ट एंड दिस पार्ट इज सिमेट्रिसिटीज इन फूरियर सीरीज। सो राइट डाउन सिमेट्रिसिटीज in Fourier series। Okay, so first symmetricity is even signal, even signal। okay, आप खुद सोचो, अगर सिग्नल इवन है तो इवन सिग्नल के एक्सपेंशन में साइन टर्म तो होगा ही नहीं,
ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन में कौन कौन से टर्म्स होते हैं एक बार देखो। ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन में कौन कौन से टर्म्स होते हैं। अच्छा, ये इसके पहले था, ओके ठीक है, इसी में मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था आई थिंक, ठीक है आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिकल फूरियर सीरीज एक्सपेंशन, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फूरियर सीरीज एक्सपेंशन में कौन कौन से टर्म्स होते हैं, डीसी, साइन, डीसी, कॉस एंड साइन, ठीक है। अब अगर मान लो सिग्नल ऑलरेडी इवन होगा, इवन होगा तो एक्सपेंशन में कौन सा टर्म नहीं होना चाहिए, साइन टर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि डीसी और कॉस टर्म तो इवन है। तो इवन सिग्नल के एक्सपेंशन में क्या होगा, डीसी और कॉस टर्म, क्या नहीं होगा, साइन टर्म नहीं होगा, क्योंकि अगर साइन टर्म भी होगा तब तो नाइदर इवन नॉर ऑड बन जाएगा। बट हम लोग किस टाइप के सिग्नल के लिए लिख रहे हैं, इवन सिग्नल के लिए लिख रहे हैं। तो इसमें एक स्टेटमेंट लिखो, फॉर इवन सिग्नल, फॉर इवन सिग्नल फूरियर सीरीज एक्सपेंशन, फूरियर सीरीज एक्सपेंशन does not contain sine terms, does not contain sine terms, ठीक है। तो इवन सिग्नल के ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन में कौन सा टर्म नहीं होगा, साइन टर्म नहीं होगा। अविनाश ने बोला है सर जो इम्पॉर्टेंट नोट वाले पॉइंट हैं उन सबको याद रखना होगा ना। तो देखो बेटा, अगर आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट नोट जो मैं लिख रहा हूँ अगर वो इजी है, आसान है, ओके, मतलब आप नहीं भी याद रखो तो आप उतना रिकॉल कर सकते हो, तो उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि कोई इम्पॉर्टेंट नोट लिख रहा हूँ और वो वाकई में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है तो उसको याद रखो। अब अगर जैसे कंजुगेट एंटीसिमेट्रिसिटी आपको मान लो भूल गए तो ऐसे लिख करके फटाफट कर लेना कि ओरिजिन वाला सैंपल इमेजरी या जीरो होगा। ऐसे लिखने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाता है, क्योंकि ऐसे कितने इंपॉर्टेंट नोट लिखते रहोगे। अभी ये भी है ना, सिग्नल सिस्टम एक बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें हर चैप्टर में ऐसे 50-50 इंपॉर्टेंट नोट आएंगे और सबको आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिखने लगे तब तो 100 पन्ने का तो शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। ओके, तो बिल्कुल प्रिसाइज रहो कि अगर ऐसा नोट कहीं लिखा गया है जो वाकई में इम्पैक्टफुल है और जो वाकई में याद नहीं रहे तो टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएगा, तो बस केवल वही पॉइंट आप शॉर्ट नोट्स में लिखो। सारे पॉइंट्स को शॉर्ट नोट्स में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, अगर आपको लगता है कि ये इम्पैक्टफुल है तो आप इसको लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब हर एक नोट को लिखने लग गए तो शॉर्ट नोट्स तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। अब जैसे ये इवन वाले में कोई उतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे नहीं लगा, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि C1 C-1 के इक्वल होना चाहिए, C2 C-2 के इक्वल होना चाहिए, तो उसको क्यों लिखेंगे, वो तो बहुत आसान है। ऑड वाला भी उतना मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं लगता है। हाँ, कंजुगेट सिमेट्रिसिटी वाला लिख लो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है कि अगर भूल गए तो लिखने में इस तरह थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर वो टाइम आप एग्ज़ाम में दे देना चाहते हो तो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको लिखने में 4-5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ओके चलो अब इधर आ जाओ। हमने फर्स्ट पॉइंट देखा इवन सिग्नल के लिए। इवन सिग्नल के ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन में कौन सा टर्म नहीं होगा, साइन टर्म नहीं होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना ऑड सिग्नल। सेकेंड पॉइंट इज ऑड सिग्नल। Write down for an odd signal, Fourier series expansion will contain only sine terms, अगर सिग्नल ऑड है तो ऑड सिग्नल के एक्सपेंशन में बस केवल कौन सा टर्म दिखेगा, साइन टर्म, क्योंकि डीसी और कॉस टर्म तो इवन टर्म है ना, तो डीसी और कॉस टर्म तो हो नहीं सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन में बस केवल कौन सा टर्म मिलेगा, साइन टर्म, जब सिग्नल कैसा होगा, ऑड सिग्नल होगा।
नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट टाइप इज हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल, हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल. Okay, what is the condition for half wave symmetricity? Condition is xt should be equal to minus x t plus minus t naught by 2. ठीक है, तो या तो प्लस साइन यूज़ कर लो या फिर माइनस साइन यूज़ कर लो. ये वाला साइन तो माइनस ही होता है, इधर प्लस या माइनस कोई भी यूज़ कर सकते हो. तो मैं जैसे प्लस साइन यूज़ कर लेता हूँ. ओके, अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट यूज़ करने वाला हूँ और वो पॉइंट है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर सीरीज. टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर सीरीज. फूरियर सीरीज के कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं. प्रॉपर्टीज़ मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगा, कल के क्लास में एक्सप्लेन करूँगा. ओके, फॉर टाइम बीइंग यहाँ प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं प्रॉपर्टी लिखता हूँ. सो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर सीरीज इज लाइक दिस. फॉर एक्स टी इफ द कोएफिशिएंट इज Cn, then for x of t plus t naught coefficient will be Cn into e की पावर j n omega naught t naught. ठीक है, एक्स टी का कोएफिशिएंट Cn, तो x ऑफ t प्लस टी नॉट का कोएफिशिएंट क्या, Cn इंटू ई की पावर j n ओमेगा नॉट टी नॉट. अब इस प्रॉपर्टी को यूज़ करो. इफ LHS एंड RHS आर इक्वल देन देयर एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट विल बी आल्सो इक्वल. ठीक है, अगर ये दोनों फंक्शन इक्वल हैं तो दोनों के कोएफिशिएंट भी इक्वल हैं. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टी, Cn. In the RHS minus is available, so we will write minus sign. For x of t plus t naught by 2, coefficient will be Cn into e की power j n omega naught t naught by 2. Now, on both sides of equation, Cn is going to be cancelled out. So, LHS will be how much? 1. RHS will be minus e की power j n omega naught t naught by 2. ऐसे लिखता. ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट टी नॉट. ओमेगा नॉट टी नॉट इज 2 पाई. सो ओमेगा नॉट टी नॉट बाई 2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, पाई. ओमेगा नॉट टी नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई. तो ओमेगा नॉट टी नॉट बाई 2 कितना होगा, पाई. तो RHS को आप लिख सकते हैं माइनस ई की पावर जे एन पाई. ऐसे लिखता, ई की पावर जे एन पाई, ई की पावर जे एन पाई. इसे आप लिखेंगे ई की पावर जे पाई होल पावर एन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई की पावर जे पाई, -1.
तो e की पावर jn पाई को क्या लिख सकते हो, -1 की पावर n। e की पावर jn पाई को क्या लिखते हैं, -1 की पावर n, क्योंकि e की पावर j पाई तो 1 होता है ना, cos पाई माइनस j cos पाई प्लस j sin पाई। ओके, e की पावर j पाई को क्या लिखते, cos पाई प्लस j sin पाई। sin पाई कितना 0, cos पाई कितना -1, तो अब क्या लिखते, -1 की पावर n। तो RHS को रिप्लेस करो -1 की पावर n से। ओके, -1 की पावर n। तो आपने क्या लिखा, 1 प्लस -1 की पावर n शुड बी इक्वल टू 0। ओके, टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन वैल्यू ऑफ n शुड बी ऑड इंटीजर। ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करने के लिए n कैसा इंटीजर होना चाहिए, ऑड इंटीजर। तो आपने इस पॉइंट को लिखा, टू सेटिस्फाई the above condition, n पर क्या कंडीशन इम्पोज करूँगा, n शुड बी ऑड इंटीजर, यही लिखूँगा ना। तो n ऑड इंटीजर है, मतलब n +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन, ये लिखता। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ ऐसा है। ओके, इसका मतलब कुछ ऐसा है, इफ सिग्नल इज हाफ asymmetric then this condition will be satisfied, and this condition will be satisfied only when n is an odd integer. It means harmonic should be odd harmonic in the expansion. अब ये मैंने बोला कहाँ से, क्योंकि ये जो n है ये n रिलेटेड है nth हार्मोनिक n ओमेगा नॉट से। n किससे रिलेटेड है, nth हार्मोनिक n ओमेगा नॉट से। अभी ये मैंने कहाँ से बोला, कुछ बच्चे मुझसे सवाल करेंगे, सर ये जो n है nth हार्मोनिक n ओमेगा नॉट से कैसे रिलेटेड है। तो इसको समझाने के लिए एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन पर चला जाता हूँ, यहाँ पर जा कर के बताऊँगा आपको कि इधर देखो क्या लिखा गया है, n ये किस हार्मोनिक से रिलेटेड है, n ओमेगा नॉट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो इंटीजर n है एक्सपेंशन में किससे रिलेटेड है, nth हार्मोनिक n ओमेगा नॉट से रिलेटेड है। पॉइंट क्लियर। ठीक है, अभी वापस से हम लोग उसी स्लाइड पर आ गए। सो दिस वेरिएबल n is related to nth harmonic n omega naught. Now let us put values of n. So harmonics will be plus minus omega naught, then plus minus 3 omega naught, then plus minus 5 omega naught, and so on. These harmonics are representing odd harmonics. These harmonics are representing odd harmonics. तो ऑड हार्मोनिक का मतलब क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट का ऑड इंटीजर मल्टीपल। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के ऑड इंटीजर मल्टीपल वाले हार्मोनिक्स को कहते हैं ऑड हार्मोनिक्स। यहाँ से कंक्लूजन कुछ ऐसा आया, इफ सिग्नल इज हाफ वे सिमेट्रिक देन फोरियर सीरीज एक्सपेंशन विल कंटेन ओनली ऑड हार्मोनिक्स। अगर सिग्नल हाफ वे सिमेट्रिक है तो एक्सपेंशन में बस केवल कौन सा हार्मोनिक्स मिलेगा, ऑड हार्मोनिक्स मिलेगा। अब इसको लिखूँ मैं, ठीक है, तो कंक्लूजन लिख लेना, फॉर हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल फोरियर सीरीज एक्सपेंशन will contain only odd harmonics, will contain only odd harmonics. पॉइंट क्लियर है। अच्छा ठीक है, अब क्या करो कि आपने जो फर्स्ट 3 सिमेट्रिसिटीज़ लिखे हैं, कौन कौन से लिखे हैं, इवन सिमेट्रिक सिग्नल, देन ऑड सिमेट्रिक सिग्नल, देन हाफ वे सिमेट्रिक सिग्नल। Now let us combine these symmetricities. Okay, so next possibility will be even as well as half wave symmetric signal, then the other possibility will be odd as well as half wave symmetric signal. So write down fourth symmetricity, which is
even half wave symmetric signal, even half wave symmetric signal. Okay. even half wave symmetric signal. अब थोड़ा दिमाग लगाना स्टार्ट करो। सिग्नल इवन है तो एक्सपेंशन में डीसी और कॉस टर्म होगा। ओके, नाउ दिस इवन सिग्नल इज हाफ वेव सिमेट्रिक ऑल्सो। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल दैट डीसी वैल्यू विल बी ज़ीरो। ये आपने लिखा है हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल में। किधर लिखा है? जहाँ मैंने सिग्नल क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन किया था, जा करके देख लेना। हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल में आपने लिखा है हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल का डीसी वैल्यू ज़ीरो होता है। मैंने क्यों लिखाया था? क्योंकि फूरियर सीरीज़ में मुझे यूज़ करना था। ओके, तो हाफ वेव सिमेट्रिक है तो डीसी तो होगा नहीं। अच्छा, अब डीसी है नहीं तो बचा क्या क्या? साइन एंड कॉस। साइन टर्म होगा नहीं क्योंकि सिग्नल भी इवन है, तो एक्सपेंशन में बस केवल कौन सा टर्म? कॉस टर्म। और कॉस टर्म में कौन से हार्मोनिक्स होंगे? ऑड हार्मोनिक्स होंगे, क्योंकि हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल के एक्सपेंशन में बस केवल कौन से हार्मोनिक्स मिलते हैं? ऑड हार्मोनिक्स। So expansion will contain cos terms with odd harmonics. Cos terms because of even symmetricity and odd harmonics because of half wave symmetricity. So write down Fourier series expansion of even half wave symmetric signal. Even half wave symmetric signal contains cos terms with odd harmonics. इसके लिए एग्जाम्पल ड्रॉ करता हूँ मैं। अब मैं एग्जाम्पल ड्रॉ करूँगा तो आपको समझ में आएगा। तो एक वेव फॉर्म ड्रॉ करो, एक वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं। सिग्नल एक्स टी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सपोज वेव फॉर्म इज लाइक दिस। सो दिस इज द वेव फॉर्म। सो दिस इज द, अच्छा इवन हाफ वेव सिमेट्रिक ड्रॉ करना है ना, एक मिनट, इवन हाफ वेव सिमेट्रिक ड्रॉ करना है तो ऐसे ड्रॉ करता हूँ, इवन हाफ वेव सिमेट्रिक। अभी देख लो। ओके, आप अगर देखो तो एम्पलीट्यूड इसमें कितना है? ए नॉट एंड माइनस ए नॉट। टाइम इंस्टेंट्स आर, दिस टाइम इंस्टेंट इज माइनस टी नॉट बाई 4, दिस इंस्टेंट इज टी नॉट बाई 4, दिस इंस्टेंट इज टी नॉट, दिस इंस्टेंट इज 3 टी नॉट बाई 4। ओके, और ये वाला जो इंस्टेंट है कितना है? टी नॉट बाई 2। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो सिग्नल इवन सिमेट्रिक है। और हाफ टाइम पीरियड से राइट शिफ्ट करो, एक्स एक्सिस के अबाउट फोल्ड करो, यही वेव फॉर्म प्रोड्यूस हो जाएगा। इसलिए सिग्नल हाफ वेव सिमेट्रिक भी है। आपको अगर याद हो तो हाफ वेव सिमेट्रिक में ये वेव फॉर्म भी मैंने ड्रॉ किया था, आप जा करके अपने क्लास नोट्स में देख लेना। सो सिग्नल एक्स टी इज even as well as half wave symmetric. अब अगर सिग्नल इवन हाफ वेव सिमेट्रिक है तो एक्सपेंशन तो हमें मालूम है। एक्सपेंशन में मैं क्या लिखूँगा? कॉस टर्म्स विथ ऑड हार्मोनिक्स, कॉस टर्म्स विथ ऑड हार्मोनिक्स, ये तो लिखूँगा ना। अच्छा, कॉस टर्म्स विथ ऑड हार्मोनिक्स। अभी क्या करूँगा, यहाँ ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन है इसमें स्टैंडर्ड कॉस टर्म क्या है? समेशन ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी। तो यही वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखूँगा, बस केवल एन का ऑड इंटीजर वैल्यू पुट करूँगा। तो एन का ऑड इंटीजर वैल्यू क्या पुट करूँगा? 1, 3, 5 एंड 7 एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। तो अगर मैथमेटिकली लिखना होता तो लिखता समेशन ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी। एन के वैल्यूज़ क्या लिखता? ऑड इंटीजर, तो एन को लिखता 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अगर एक्सपेंड करके लिखना होता तो मैं लिखता A1
cos ओमेगा नॉट t प्लस A3 cos 3 ओमेगा नॉट t प्लस A5 cos 5 ओमेगा नॉट t एंड सो ऑन, ऐसे लिखता। ठीक है, तो अगर इवन हाफ सिमेट्रिक सिग्नल है तो उसका एक रफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा, इस फॉर्म में आपने लिख लिया तो भी आंसर आ जाता है। ओके, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेट या ईएससी में आता है, इतना भी आइडिया है तो 3 ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है, क्या वेव फॉर्म को देख करके A1, A3, A5 डायरेक्ट लिख सकते हैं? आंसर इज़ नो। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर A1, A3, A5 कैलकुलेशन। A1, A3, A5 कैलकुलेशन का कोई शॉर्टकट नहीं है। सवाल ये है कि अगर कैलकुलेट करना होता A1, A3, A5, A7 कैसे कैलकुलेट करते? तो फिर क्या करते आप, ये जो फार्मूला है an के फार्मूले से पहले an को कैलकुलेट करते हैं, फिर जब an मिल जाता तो उसमें n को 0, an में n को 1 पुट करो A1 मिलेगा, फिर n को 3 पुट करो A3 मिलेगा, तो उसमें कैलकुलेशन में तो टाइम लगेगा ही। ओके, तो A1, A3 ये सब कैलकुलेट करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बट यहाँ तक पहुँचने का शॉर्टकट है। यहाँ तक भी पहुँच जाओ तो भी 3 ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाते हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट सिमेट्रिसिटी लिखूँ मैं। अब इसके बाद नेक्स्ट सिमेट्रिसिटी लिखूँ। अब ऐसा करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। ओके, इवन हाफ इज सिमेट्रिक तक लिखा है ना, कल की क्लास से ऑड हाफ इज सिमेट्रिक से स्टार्ट करूँगा, और कल की क्लास टाइमिंग है 1 PM to 5 PM। ओके, टुमारोज क्लास टाइमिंग इज़ 1 PM to 5 PM। अब आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप लोग पूछिए। अब मैं 1 by 1 रिप्लाई करता हूँ, पूछो आप लोग। ओके, आदित्य ने पूछा है, सर A0 एंड AN के एक्सप्रेशन में जहाँ लिखे हैं उसमें 2/T0 आएगा N A0 के एक्सप्रेशन में। आदित्य बेटा, एक चीज़ ध्यान दो आप, एक चीज़ ध्यान दो, फॉर्मूला पहले देखो। ये जो फॉर्मूला है इसमें AN में रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 1 से इन्फानाइट तक, मतलब AN में n को 0 नहीं पुट करना है। क्या समझ में आया? AN में n को 0 नहीं पुट करना है, क्योंकि AN में n का रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 1 से इन्फानाइट है।
तो एन के फॉर्मूले में आप एन को 0 पुट कर रहे हो, तो वो आप मिस्टेक कर रहे हो। समझ में आया? तो ए एन में एन का रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 1 से इन्फानाइट तक। सिमिलरली बी एन में एन का रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 1 से इन्फानाइट तक। मतलब इस फॉर्मूले से A1, A2, A3, A4, A5 सब मिलेगा। यहाँ से B1, B2, B3, B4, B5 मिलेगा। लेकिन क्या यहाँ से B0 आएगा? नहीं। क्या यहाँ से A0 लिखोगे? नहीं। लिख रहे हो तो रॉन्ग कर रहे हो। ठीक है।